वक्त की बढ़ती रफ्तार और रोगों की संख्या से क्या आप हैं हैरान? सेहत की परेशानियों से क्या आप हैं निराश? तो हेल्थलाइन लेकर आया है तमाम बीमारियों के अनसुलझे राज। तो पाइए अपने सवालों के जवाब मेरे यानी मनीषा के साथ ONN न्यूज की खास पेशकश हेल्थलाइन के साथ। घुटनों का रिप्लेसमेंट भले ही एक आम सर्जरी है, परंतु किसी के भी लिए यह अहम कदम उठाना कठिन होता है। उनके मन में हजारों सवाल उठते हैं, जिससे उन्हें ऑपरेशन कराने में हिचकिचाहट होती है। घुटनों को कई कारणों से नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन घुटनों की रिप्लेसमेंट कराने का सबसे आम कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस। यह बुजुर्गों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें घुटनों में उपस्थित नरम हड्डियां टूटने लगती हैं। इससे घुटनों में अत्यंत पीड़ा पहुंचती है। जब घुटनों को अधिक नुकसान पहुंच चुका होता है, जिसके कारण चलना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना और अपनी आम जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है, तब प्रायः घुटनों का रिप्लेसमेंट एक आखिरी रास्ता बचता है। ऐसे में दवाइयाँ और बाम सिर्फ कुछ ही समय के लिए दर्द से राहत दे पाते हैं, और इस बारे में हमें बताया डॉक्टर उत्तम गर्ग ने, जो है MBBS KGMU MS ऑर्थोस्कोपिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, फॉर्मर ऑर्थोपेडिक सर्जन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हो ONN न्यूज और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में। यहाँ हम आपको रूबरू करवाते हैं रोगों से, जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं गर्ग जॉइंट केयर से डॉक्टर उत्तम गर्ग। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो नी होती है यानी कि घुटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। इसी तरह शोल्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कभी कोई इंजरी हो जाती है तो उसे हमें कैसे देखना चाहिए, कैसे इसका रिप्लेसमेंट कैसे होता है, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि नी एंड शोल्डर रिप्लेसमेंट होता क्या है। देखिए, नी या शोल्डर रिप्लेसमेंट जैसा होता है कि जैसे जॉइंट खराब हो जाता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है या पोस्ट ट्रॉमेटिक जैसे इंजरी के बाद होता है, या और कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिया और भी तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें कि नी जॉइंट खराब हो जाता है या शोल्डर जॉइंट खराब हो जाता है। उस केस में हम लोग जॉइंट को बदलते हैं, और जॉइंट बदलने का कुछ सिंपल सा तरीका होता है कि उसका जो कार्टिलेज है उसको हटा के और उसमें हम लोग एक कैपिंग कर देते हैं और वो जॉइंट रिप्लेस हो जाता है। तो जैसा आपने बताया कि ये होता क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि ये कैसे किया जाता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है, इस तो बड़ा वेग से सवाल है और इसके लिए तो मैंने कहा 20-25 साल लग जाएंगे आप लोगों को समझने में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटा सा। जैसे कि ये एक नी जॉइंट है, आप देख रहे हैं, और इसमें ये पटेला कहलाती है, ये ऊपर वाली फीमर बोन है और ये टीबिया बोन है। ये ऐसे मूवमेंट होता है जॉइंट का। नी जॉइंट में होता क्या है कि रिप्लेसमेंट में कि हम लोग जैसे जो आपको ये ब्लू पोर्शन दिख रहे हैं, ये कार्टिलेज है, ये फीमोरल कार्टिलेज कहलाता है, और ये टिबिया के ऊपर का ये कार्टिलेज है। दोनों के बीच में जो हम लोग कुशन कहते हैं ये कहलाते हैं। ये कार्टिलेज है, ये मेनिस्कस है, ये भी कुशन कहलाते हैं। रिप्लेसमेंट क्या होता है कि फीमर को हम लोग 100 से उसको काट के नॉचिंग करके बनाते हैं। एक जैसे कि ये इम्प्लांट है, ये आप देख रहे हैं, ये फीमोरल इम्प्लांट है और ये टिबिया का इम्प्लांट है। हम लोग इसी इम्प्लांट के तहत अपने जिग की सहायता से इसको कट करते हैं, और उसके बाद सीमेंट से ये नी का जो इम्प्लांट है, जैसे ये फीमर वाला, इसको फीमर को सीमेंट की सहायता से इसको फिक्स कर देते हैं। इसी तरह टिबिया में हम लोग काट देते हैं जिग की सहायता से, जिसमें हम लोग पूरा अलाइनमेंट देखते हैं मिलीमीटर में, कितना वेल्गस होना चाहिए, कितना वेरस होना चाहिए, कितना रोटेशन होना चाहिए, ठीक है, कितना एंगुलेशन होना चाहिए। ये सब हम लोग प्री ऑप एसेस करके एक फिक्स डिग्री से उसको काटते हैं, और उसके बाद में ये सीमेंट के सहायता से ये टिबिया में फिक्स कर देते हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जॉइंट इस तरह बन जाता है बेसिकली ये, और ये फिर ऐसे मूव करने लगता है। ये होता है नी रिप्लेसमेंट।
सर, जैसा कि आपने बताया कि रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है, तो अगर कोई मरीज़ है जिसे नी की या शोल्डर की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसे रिप्लेसमेंट कराना है, तो ये कब करा सकते हैं? मतलब अगर इंजरी हुई है तो उसके तुरंत बाद कराना चाहिए या फिर थोड़ा टाइम देना चाहिए मेडिकेशन में, फिर उसके बाद सर्जरी करानी चाहिए? देखिए, यूजुअली नी इंजरी में तुरंत रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता। अगर इंजरी की बात करते हैं, नी रिप्लेसमेंट बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और विभिन्न तरह की गठियाँ, एसएलई, सोरेटिक अर्थराइटिस, इन सब चीज़ों में नी रिप्लेसमेंट होता है। या इंजरी के तुरंत बाद नहीं, इंजरी के बाद पहले इंजरी फ्रैक्चर को फिक्स किया जाता है। उसके बाद में अगर वो उसमें अर्थराइटिस डेवलप हो जाए, बेसिकली इंजरी इज नॉट ए इंडिकेशन, इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी रेयर केस है जिसमें इंजरी में हम प्राइमरी रिप्लेसमेंट करते हैं। इसमें उसके बाद में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है और पेनफुल हो जाता है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, पेशेंट अपना डेली रूटीन नहीं कर पाता, देन उस केस में हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सीधे इंजरी हुई और हमने सीधे उसको रिप्लेस कर दिया। तो सर, जैसा आपने बताया कि गठिया रोग और इस सारे रोगों की वजह से हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो ये रोग बच्चों में भी हो जाते होंगे और बूढ़ों में भी हो जाते होंगे, तो क्या किसी खास उम्र में ये रिप्लेसमेंट किया जाता है या हर किसी उम्र के बच्चों या फिर बूढ़ों में सब में रिप्लेसमेंट होता है? नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अर्थराइटिस, जुवेनाइल अर्थराइटिस भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन हम लोग नी रिप्लेसमेंट जैसी चीज़ या कोई भी और शोल्डर रिप्लेसमेंट जैसी चीज़ एक पर्टिकुलर एज के बाद ही उसको अच्छा मानते हैं। जैसे कि अनुमान 55 और 60 ईयर के बाद में उसको अच्छा मानते हैं। उसका कारण ये है कि उसका एक पर्टिकुलर उसकी एक लाइफ स्पान होता है, एक जॉइंट की एक लाइफ होती है कि अगर हम शुरू में ही बच्चे में जैसे 15-20 साल में अगर हम उसको बदल देते हैं तो 15-20 साल तक जॉइंट की लाइफ होती है, तो बहुत यंग यानी कि 30-35 साल में फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो नाउ द सेकंड टाइम इज़ डिफ़िकल्ट और उसके बाद में फिर उसको 10-15 साल बाद में या 20 साल बाद में फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एट द एज ऑफ 60 इज थर्ड रिप्लेसमेंट, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एट द टाइम जब थर्ड डिवीज़न होता है तो बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे पास में, टेक्निकली बहुत डिमांडिंग हो जाता है और रिजल्ट उतने ही ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि जो रिप्लेसमेंट है उसकी एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, लाइक 55 और 60 ईयर ओल्ड, तब हम रिप्लेस करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्लेसमेंट इन्हीं एज में भी होती है, बच्चों में भी रिप्लेसमेंट होते हैं, लेकिन वो उस केस में है जब कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है और फिर आप बच्चे में उसकी ज़िंदगी भी बिल्कुल बेड रिडन के आसपास हो जाती है। तो ऐसे केस में रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है कि कम से कम वो बेड रिडन तो ना हो, भले ही हमको उसको 15-20 साल बाद रिवाइज करना पड़े। जैसे किसी भी चीज़ की कुछ प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं, तो क्या इस रिप्लेसमेंट सर्जरी के भी क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, साइड इफेक्ट कहना तो गलत है, क्योंकि साइड इफेक्ट तो मेडिसिन के होते हैं, ना कि किसी सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। हाँ, हम उसको कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन तो सही बताएं तो कोई भी हम सर्जरी करते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स होते हैं। कोई भी, चाहे हम उंगली की, एक छोटी सी उंगली की भी अगर सर्जरी करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नी रिप्लेसमेंट के में कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। उसका कारण है कि हम एज में करते हैं, ओल्ड एज में करते हैं। ज़्यादातर ओल्ड एज में और भी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और थोड़ा सा ओल्ड एज में हीलिंग पावर लोगों की कम होती है। तो उस केस में कॉम्प्लिकेशन रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। यूजुअली कॉम्प्लिकेशन में जो देखा जाता है कि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उस टाइम हमारे लिए सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है ये, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन जिसे कहते हैं। और इसके अलावा के बाद एम्बोलिज्म हो जाते हैं, डीवीटी जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, जिसमें खून के थक्के जम जाते हैं। उस केस में भी ये भी ठीक नहीं होता, इसमें कभी कभार मरीज की जान का भी खतरा होता है। लेकिन ये सब खतरे मान के चलिए कि कम होते हैं और बहुत कॉमन नहीं हैं, इसलिए इन सब से डरा नहीं जाता। और क्योंकि खतरे को देख के हम लोग एक अपनी लाइफ ख़राब नहीं कर सकते। ये मैं तो उसी तरह कहूँगा जैसे कि आप लोग आमतौर पे एक हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, तो खतरा तो है ना, कभी भी एक्सीडेंट तो हो सकता है, और एक्सीडेंट ऐसा भी हो सकता है कि आप बच भी ना पाएँ। तो उस खतरे को देखते हुए कहीं क्या हम लोग ट्रैवल करना छोड़ देंगे? क्या हम कहीं बाहर जाना छोड़ देंगे? नहीं। तो हमको ये बैलेंस करना पड़ता है कि हमारी डेली एक्टिविटी कितनी है, हम उतना कितना काम कर पा रहे हैं, हम बिना रिप्लेसमेंट के काम कर पाएंगे। अगर हम कर पाएंगे, हमको रोज़ दर्द की दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की। लेकिन हाँ, यदि हम पूरा काम नहीं कर पा रहे, उसमें रोज़ हमें पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम पेन किलर लंबे समय तक खाते हैं
तो उसमें किडनी और लिवर फेलियर के चांसेस होते हैं, और या पेट खराब हो सकता है, परफोरेशंस हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो ये ज़्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। तो हमको ये नहीं बनाना है ये डर की वजह से। इससे अच्छा है कि पेन किलर ना खाएं, ऑपरेशन हो जाए, 20 साल तक कम से कम स्वतंत्र रहें और अब बढ़िया चलें। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इस रिप्लेसमेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो एक पेशेंट जिसने आपसे रिप्लेसमेंट कराया है, तो उसे रिप्लेसमेंट के बाद क्या-क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ये भी बताइए? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सावधानियाँ। सही मायने में तो वैसे कहते हैं हम लोग कि कोई ज़रूरत नहीं, आजकल के इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई, इतने अच्छे इम्प्लांट हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल हम नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को कह सकते हैं कि आप स्क्वैट करें, आप चौकड़ी मार के बैठ जाएँ, आप इवन थोड़ा-सा सॉफ्ट अपनी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी रिज़्यूम कर सकते हैं। वो बात सही है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा जॉगिंग करना या बहुत ज़्यादा जैसे हाई वेलोसिटी वाले जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जैसे क्रिकेट खेलना है, व्हाटएवर, दौड़ना है, जंप करना है, ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे इम्प्लांट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है और उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि अवॉइड करो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक आदमी नॉर्मल ज़िंदगी एक रिप्लेसमेंट के बाद में पूर्णतः बिता सकता है हंसी खुशी। सर, इन कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए क्या नी रिप्लेसमेंट का कोई और ऑल्टरनेटिव भी होता है? आप ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अल्टरनेटिव आज की डेट में तो नहीं है, हालांकि इस पे बहुत काम चल रहा है, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी चल रही है और जेनेटिक इंजीनियरिंग इस पे वर्क कर रहे हैं लोग, और देश विदेशों में सारा में काम चल रहा है। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग अभी तक कोई ऐसी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आया जिससे ये कारगर साबित हो सके। तो अभी तक नी रिप्लेसमेंट ही सबसे अच्छा माना जाता है। सर, इस सर्जरी के बाद ठीक होने में एक पेशेंट को ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है? देखिए, आजकल तो टाइम की बात करते हैं तो हम लोग वॉकिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, इवन आवर्स, 6 आवर्स और 12 आवर्स के बाद भी हम पेशेंट को अलाउ कर देते हैं कि आप चलिए, और क्योंकि जितना चलेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेशन रेट कम होता है। और वैसे रूटीन देखा जाए तो अनुमान 1-1.5 महीना थोड़ा सा नॉर्मल एक्टिविटी आने में लग जाता है। सर, एक सवाल और कि क्या ये नी रिप्लेसमेंट का जो सर्जरी है वो परमानेंट है? देयर इज नथिंग लाइक परमानेंट। मैंने कहा ना, इसकी कोई अपनी को एक लाइफ होती है, अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर, मे बी 15 ईयर, मे बी 25 ईयर और मे बी 30 ईयर हो। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा यूज़ करते हैं, आप कितनी आपकी एक्टिविटी लेवल है। तो एक समय पे आके जैसे कि आप कोई स्लीपर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा चलेंगे उस पे, तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी घिसेगी ना। तो इट्स द सेम, वो कभी ना कभी तो इम्प्लांट लूज होगा, कभी कभार उसके अंदर का जो ये जो हम लोग कहते हैं पॉलीथीन, ये घिस जाती है, तो उसको फिर हमको चेंज करना पड़ता है। तो इसकी कहीं ना कहीं लाइफ होती है, तो परमानेंट नहीं होता। हाँ, जैसे आप 60-65 जो मैंने आपसे भी बोला था कि इस एज में अगर हम करते हैं तो अगर 20-25 साल इसकी लाइफ निकलती है, तो एट द एज ऑफ 85 और 90 पेशेंट की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। और इस केस में फिर जब इतनी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो आदमी की जब एक्टिविटी कम हो जाती है तो वो थोड़े बहुत भी प्रॉब्लम के साथ में वो अपनी पूरी लाइफ काट लेता है। तो उस केस में हम परमानेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यंगर एज 40 एज के अराउंड हम करते हैं तो डेफिनेटली एक बार कहीं ना कहीं हमको चेंज दोबारा करना पड़ेगा। सर, आपसे एक आखिरी सवाल कि आप हमारे दर्शकों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं? देखिए, नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं उनके लिए अलग सजेशन होता है, सही बताएं तो। और लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आपका वेट रिडक्शन, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप ये 2 चीज नियमित रूप से करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपका रिप्लेसमेंट के चांसेस बहुत कम हो। लेकिन क्योंकि ये एक डिजीज नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हम बात करते हैं तो ये एक डिजीज नहीं है, ये एक एजिंग प्रोसेस है, ये एज के साथ में बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं तो एज तो आनी है। तो हो सकता है 60 नहीं आए, 70 साल में एज आए तो नी घिस जाते हैं, उस केस में आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एक्चुअली लोगों में डर बहुत है रिप्लेसमेंट का। मेरा सुझाव है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले जो रिप्लेसमेंट होते थे और आज की डेट में जो होते हैं, ये ऑल टुगेदर बहुत चेंज आ गया है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, हम लोग इतने अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इतने अच्छे इम्प्लांट हैं, हम लोग छोटे से चीरे से कर लेते हैं, इवन कंप्यूटर नेविगेशन से करते हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट मिलता है, और उन सब केसों में उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो और आपके कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो जाते हैं।
तो आप कॉम्प्लिकेशन से मत डरिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो किस्मत है, किसके साथ हो जाए कह नहीं सकते, बट दे आर कॉम्प्लिकेशन, दे आर रिटन इन अ बुक। भले 100 में से 10 केस में हो या 5 केस में हो, लेकिन आप अपने आप को 10 या 5 केस में क्यों गिनते हैं? बाकी लोग तो ठीक है ना। तो बनस्पत इसके कि आप डर के मारे अपना नॉर्मल रूटीन ना कर पाएं, आप बेड रिडन हो जाएं, घर पे बैठे बैठे डिप्रेस हो जाएं, या आप पेन किलर रोज खा खा के अपनी किडनी या लीवर को डैमेज करें, तो उससे बेटर है कि आप बिना डर के इस रिप्लेसमेंट जाएं। मैं कहूँगा ये बहुत ही बेहतरीन तरकीब है। थैंक यू सो मच सर, हमसे रूबरू होने के लिए और हमारे दर्शकों से अपने वैल्यूएबल सजेशंस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उत्तम गर्ग, जिन्होंने हमें बताया कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, इसमें सर्जरी कैसे की जाती है, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए हमें इसमें। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नए डॉक्टर, किसी नए रोग के बारे में डिस्कस करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। नमस्कार।